तो जरा सोचिए, 100 किलो अनाज की असली कीमत क्या होती है? हम्म असल दुनिया में तो हमें इसके लिए अच्छे खासे पैसे ही चुकाने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर किसी घने जंगल के बीच एक ऐसा छिपा हुआ बाजार लगता हो, यहाँ की करेंसी सोना या चांदी नहीं, बल्कि बल्कि इंसान की नीयत हो। है ना कमाल की बात? आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी ही बहुत ही दिलचस्प कहानी के पन्नों को पलट रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा स्रोत है यूट्यूब चैनल T4 टून का एनिमेटेड वीडियो जंगल में चोर बाजार। हाँ, सतह पर देखने में ना ये सोनपुर गांव के एक गरीब किसान माधव की कहानी लगती है। मतलब उसकी फसल एक बेमौसम बारिश में तबाह हो जाती है और और उसे अपना घर बार तक छोड़ना पड़ता है। सही कहा, लेकिन इसके भीतर जो जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म और इंसानी लालच के पतन की जो परतें हैं ना, वो सच में हैरान करने वाली हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही वास्तविक और क्रूर त्रासदी से होती है। माधव, जो अपनी पत्नी गौरी और बेटी चंपा के साथ खुश था, छोटे छोटे सपने बुन रहा था। हाँ, जैसे कि पुश्तैनी कर्ज चुकाना या अपनी पत्नी के लिए चांदी की पायल लाना। लेकिन अचानक आई एक भयानक मूसलाधार बारिश में वो अपना सब कुछ खो देता है। और आप देखिए, ये शुरुआत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कहानी का यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक ढांचा तैयार करती है। माधव की बेबसी कोई जादुई समस्या नहीं है, ये तो एक बहुत ही आम कृषि संकट है जिससे अनगिनत लोग गुजरते हैं। बिल्कुल। और जब फसल बर्बाद होती है तो गांव का सबसे अमीर साहूकार लाला धनीराम, मतलब वो इस प्राकृतिक आपदा में भी एक अवसर देखता है। हाँ, जब पूरा गांव रो रहा होता है ना, तब लाला अपनी हवेली में बैठकर इसे कुदरत की मेहरबानी मानता है। मतलब हद है। बिल्कुल। उसे लगता है कि अब किसान कौड़ियों के भाव अपनी जमीनें उसके नाम कर देंगे। वो माधव को बुलाकर 10,000 रुपए का कर्ज तुरंत चुकाने को कहता है, या फिर उसकी 5 बीघा जमीन छीन लेने का फरमान सुना देता है। लाला का वो संवाद कि बर्बाद आदमी ही अपनी जमीन सस्ते में लिखता है, सच में बहुत चुभने वाला है। एकदम सही। इसमें अवसरवादिता की सबसे क्रूर तस्वीर दिखती है। हाँ, और अंततः वही होता है। लाला सरपंच और गांव वालों के सामने ही माधव की जमीन हड़प लेता है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गांव वाले हमदर्दी तो महसूस करते हैं, लेकिन बोलते कुछ नहीं है। हाँ, लाला के खौफ और सत्ता के उस ढांचे के कारण कोई विरोध में एक शब्द नहीं बोलता। इसी बेबसी के कारण माधव लाला की गुलामी करने से इनकार कर देता है और फिर अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में लकड़हारे का जीवन बिताने चला जाता है। और यहीं से इसी जंगल में कहानी अपना रूप बदलती है और मैजिकल रियलिज्म की शुरुआत होती है। इससे समझना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। जादुई यथार्थवाद कोई परियों की कहानी नहीं है जहां सब कुछ जादुई होता है। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसी विधा है जहां दुनिया बहुत ही ठोस, कठोर और वास्तविक होती है, जैसे कर्ज, भूखमरी और जमींदारी प्रथा। समझ रही हूँ। लेकिन उसी वास्तविक दुनिया में अचानक कोई अलौकिक या जादुई घटना घटती है और कहानी के पात्र उसे एक सामान्य बात की तरह स्वीकार कर लेते हैं। अरे वाह! और माधव के साथ भी ठीक यही होता है। चिलचिलाती धूप में उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर भूख से तड़पता हुआ मिलता है। और माधव, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, अपनी आखिरी बची हुई रोटी उस फकीर को खिला देता है। हाँ, और बदले में फकीर उसे आधी रात को उत्तर दिशा में 3 बरगद के पेड़ों के पास लगने वाले एक मायावी चोर बाजार का रास्ता बताता है, जो इंसानों का नहीं बल्कि रूहों और नेक दिल फरिश्तों का है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर हम इसे गहराई से सोचें, मतलब क्या ये थोड़ा अजीब या क्रूर नहीं है? आप फकीर की परीक्षा की बात कर रही हैं? हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने अभी-अभी अपना घर, अपनी जमीन खोई है, जो खुद भुखमरी की कगार पर है। ब्रह्मांड का कोई रक्षक या फकीर उसी इंसान की परीक्षा लेने के लिए भूखा होने का नाटक क्यों करेगा? क्या एक टूटे हुए इंसान से उसकी आखिरी रोटी मांगना एक तरह का अन्याय नहीं है? ये एक बहुत ही जायज और गहरा सवाल है। सतह पर यह वाकई क्रूर लग सकता है, लेकिन अगर हम कहानी सुनाने के विज्ञान और इन लोक कथाओं की संरचना को देखें ना, तो ये परीक्षा किसी को सताने के लिए नहीं होती।
ये असल में चरित्र के शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन का प्रतीक है। अच्छा, शुद्धिकरण। हाँ, ब्रह्मांड या कुदरत ऐसे समय में ही परीक्षा लेती है जब इंसान के पास खोने को कुछ न बचा हो। क्योंकि जब आपके पास भरपूर धन हो तब दान देना बहुत आसान है, उसमें कोई त्याग नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन जब कोई अपने अभाव की स्थिति में अपनी आखिरी रोटी किसी अनजान को दे देता है तो वो सिद्ध करता है कि उसकी इंसानियत परिस्थितियों की मोहताज नहीं है। क्या बात है। फकीर असल में ये परख रहा था कि क्या जमींदार के अत्याचार और कुदरत की मार ने माधव के अंदर की करुणा को तो नहीं मार दिया है। अब समझी। और माधव इस परीक्षा में एकदम खरा उतरता है। ये नजरिया तो इस घटना को पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक रोटी का दान नहीं था, ये साबित करना था कि माधव अंदर से लाला धनीराम जैसा नहीं बना है। एकदम सही। और इसी के इनाम के रूप में वो मायावी बाजार सामने आता है। हाँ, जब माधव उस जादुई बाजार में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां बेहतरीन अनाज सिर्फ 2 रुपए किलो मिल रहा है, जिसे हम एक ब्रह्मांडीय इनाम प्रणाली या कॉस्मिक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह देख सकते हैं। बिल्कुल। बाजार का दुकानदार कहता भी है कि यहाँ दुनिया का हिसाब नहीं चलता, नेक दिल लोगों का चलता है। असल में उस बाजार को चलाने वाली ऊर्जा भौतिक धन है ही नहीं। और यही कारण है कि फकीर ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर लालच किया तो सब राख हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये बाजार उस भ्रष्ट वास्तविक दुनिया का एकदम उलट है ना, जहाँ लाला धनीराम जैसे लोग राज करते हैं। बिल्कुल। वास्तविक दुनिया में जो कमजोर है, जादुई दुनिया में वही सबसे ताकतवर है, क्योंकि उसकी नीयत साफ है। सही बात है। और माधव वहां से केवल 100 किलो अनाज लेता है। वो लालच में आकर पूरा बाजार नहीं खरीदता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब वो गांव लौटकर अपनी एक छोटी सी दुकान खोलता है तो वो उस जादुई अनाज को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बेचता, बल्कि गरीबों को मुफ्त में बांटता भी है। हाँ, अगर हम इस कहानी के केंद्र में झांके ना तो ये कृषि संकट और कर्ज के इस भारी विषय के नीचे असल में एक क्लासिक बच्चों की नीति कथा या फेबल की तरह काम करती है। बिल्कुल। और अगर इस कहानी को हम उस जंगल के रहस्यमयी फकीर की आंखों से देखें तो इसकी गर्माहट और भी बढ़ जाती है। कैसे? मतलब फकीर सिर्फ एक बूढ़ा इंसान नहीं था, वो तो उस घने जंगल की एक प्राचीन जादुई चेतना था जो इंसानों के दिलों को पढ़ सकती थी। बच्चों की कहानियों में हमेशा एक ऐसा रक्षक होता है ना, जो छिपकर देखता है कि कौन ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। हाँ, फकीर के दृष्टिकोण से ये देखना बहुत रोचक है कि इंसानी दुनिया कैसे काम करती है। वो देखता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का निवाला छीन रहा है। और फिर जब फकीर माधव की दुकान पर आता है और उसे गरीबों को अनाज बांटते हुए देखता है, तब वो माधव को एक जादुई सिक्का सौंपता है। बिल्कुल। वो निर्देश देता है कि इस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखना, और जब तक ये सिक्का वहां है अनाज कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय अनाज। हाँ, नीति कथाओं के लिहाज से ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। फकीर ने उसे सोने या हीरों से भरा कोई खजाना नहीं दिया, उसने उसे अक्षय अनाज का वरदान दिया। क्योंकि माधव की नीयत लोगों का पेट भरने की थी, तिजोरी भरने की नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है यार, कि जादू उसी चीज को बढ़ाता है जो इंसान की असली इच्छा होती है। बिल्कुल। लेकिन हर नीति कथा की तरह जब अच्छाई फलती फूलती है तो लालच अपनी जड़ें फैलाने लगता है। मुनीम और लाला धनीराम को माधव की ये सफलता बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, लाला जिसने माधव को सड़क पर ला खड़ा किया था, वो ये देखकर जल भुन जाता है कि वही माधव अब पूरे गांव का मसीहा बन गया है। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लाला धनीराम और उसका मुनीम रात के अंधेरे में माधव का पीछा करते हैं और उस मायावी बाजार तक पहुंच जाते हैं। और माधव के जाने के बाद लाला का जो अहंकार वहां दिखता है वो कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। लाला सीना तान कर दुकानदार से कहता है, मैं लाला धनीराम हूँ, इस इलाके का सबसे बड़ा साहूकार। ये ले 100 रुपए और मुझे अपनी दुकान का सबसे कीमती माल दे दे। लाला की ये हरकत दिखाती है कि वो सत्ता और पैसे के नशे में इतना अंधा हो चुका है कि वो जादुई दुनिया को भी अपनी जागीर समझता है। उससे लगता है कि वो कुदरत के बनाए नियमों को भी खरीद सकता है। हाँ, लेकिन दुकानदार का जो जवाब है ना, यहाँ सौदा सिक्कों से नहीं, इंसान की नीयत से होता है। ये लाला के अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। सही कहा। दुकानदार उसे अनाज तो दे देता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये सामान तभी तक असली रहेगा जब तक इसे ईमानदारी से बेचा जाएगा। और लाला खुशी खुशी 20 बोरियां अनाज घर ले आता है। और फिर आता है इस जादुई यथार्थवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा। लाला घर जाकर जैसे ही बोरी खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हाँ,
अनाज की जगह उन बोरियों में काले नुकीले पत्थर और धूल भरी होती है। लाला पागलों की तरह सारी बोरियां खोलता है, लेकिन हर जगह से सिर्फ धूल और पत्थर ही निकलते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि जादू ने अनाज को पत्थरों में ही क्यों बदला, किसी और चीज में क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पत्थरों और धूल का चुनाव यहाँ एक बहुत गहरा रूपक या मेटाफर है। पत्थर बंजरपन और कठोरता का प्रतीक है। अच्छा। लाला का हृदय भी उन काले पत्थरों की तरह ही कठोर और संवेदनहीन हो चुका था। अब पत्थरों को खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते ना? हाँ, ये तो है। ये लाला के उस धन की असलियत को दर्शाता है जिसका कोई मानवीय उपयोग नहीं है। वो सिर्फ इकट्ठा करने के लिए है, जीवन देने के लिए नहीं। जादू ने बस लाला की नियत का भौतिक रूप उसे वापस लौटा दिया। ये विश्लेषण तो इस पूरी घटना को और भी अर्थपूर्ण बना देता है। लेकिन लाला यहाँ रुकता नहीं है। उसे लगता है कि जादू अनाज में नहीं बल्कि उस सिक्के में है जो फकीर ने माधव को दिया था। हाँ, वो अपनी आदत से मजबूर जो था। बिल्कुल। लाला और उसका मुनीम रात के अंधेरे में माधव की दुकान का ताला तोड़कर वो जादुई सिक्का चुरा लेते हैं। और यहाँ से कहानी में लालच का वो तंत्र सामने आता है जिसे मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट या स्वयं को नष्ट करने वाला तंत्र कहना चाहूंगी। एकदम सटीक शब्द है ये। जब लाला वो जादुई सिक्का अपनी तिजोरी में रखता है तो कुछ बहुत ही खौफनाक होता है। जादू सिर्फ बुरी नीयत को नकारता नहीं है, वो उसे जड़ से मिटा देता है। जैसे ही लाला ने वो सिक्का अपनी तिजोरी में रखा, उसके अंदर रखा उसका अपना सारा पुराना धन, पुश्तैनी जेवर और जमीन के कागजात, सब के सब जलकर राख में बदलने लगे। बाप रे! और ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। वो जादुई सिक्का ईमानदारी और निस्वार्थ भाव की ऊर्जा से बना था। जब उसे लाला की तिजोरी में रखा गया, एक ऐसी तिजोरी जो सालों से गरीबों का खून चूस कर उनका हक मारकर भरी गई थी, तो उन दोनों ऊर्जाओं का एक भयानक टकराव हुआ। और पाप की कमाई उस शुद्ध जादुई ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और भस्म हो गई। बिल्कुल। मतलब लालच आपको सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं रोकता, बल्कि वो आपको अंदर से खोखला कर देता है। और लाला के साथ ठीक यही हुआ। सिर्फ उसकी तिजोरी की दौलत ही राख नहीं हुई, बल्कि लाला को अपने सीने में एक भयंकर दर्द महसूस होने लगा। हाँ, वो जमीन पर तड़पने लगा। मुझे लगता है कि ये दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये उस इंसान का दर्द था जिसकी आत्मा उसके धन में बसती थी। सही कहा आपने। जब वो धन राख हुआ तो मानो उसकी जीवन रेखा ही कट गई हो। एकदम। और इसी मोड़ पर कहानी अपने न्याय के चरण में प्रवेश करती है, जहां समुदाय यानी गांव की भूमिका पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो सब चुप थे ना। बिल्कुल। जब लाला ने माधव की जमीन हड़पी थी, तब पूरा गांव लाला के खौफ से खामोश था। ये एक तरह की संस्थागत चुप्पी या इंस्टीट्यूशनल साइलेंस थी। लेकिन अब जब माधव गांव के सरपंच को लेकर लाला के घर पहुंचता है, तो वे सब लाला को जमीन पर तड़पता हुआ देखते हैं। और ये दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लाला की सत्ता के अजेय होने के भ्रम को सरेआम तोड़ देता है। हाँ। सरपंच लाला को तड़पता देखकर जो कहता है, वो तो इस पूरी घटना का सार है। वो कहता है, कुदरत का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। तुमने दूसरों की रोटी छीनी, इसलिए आज तुम्हारा अपना धन भी राख हो गया। सरपंच और पूरा गांव उस न्याय का गवाह बनता है जो इंसान के बनाए कानून नहीं कर पाए, बल्कि कुदरत ने किया। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का सबसे शक्तिशाली क्षण वो है जब माधव लाला से कोई बदला नहीं लेता। हाँ, लाला दर्द से तड़पते हुए हाथ जोड़कर माधव से माफी मांगता है, और माधव उसकी जान बचाने के लिए तुरंत वो सिक्का वापस ले लेता है। माधव का ये कदम साबित करता है कि वो जादुई सिक्का लालच की जगह नहीं रह सकता, और माधव का हृदय बदले की भावना से मुक्त है। अगर माधव लाला को मरने देता तो वो खुद भी उसी कठोरता का शिकार हो जाता ना, जिसका लाला था। बिल्कुल सही। वो सिक्का और वो जादू असल में करुणा पर ही जीवित रहते हैं। हाँ। जैसे ही लाला सच्चे मन से अपनी गलती मानता है और सिक्का माधव को सौंपता है, उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। और गांव का ये सामूहिक अनुभव, मतलब एक अत्याचारी का अचानक पतन और एक ईमानदार व्यक्ति की सफलता, ये सुनिश्चित करता है कि अब उस गांव में लालच और अन्याय के लिए कोई जगह नहीं बची है। एकदम सही निष्कर्ष है। तो इस पूरी यात्रा को अगर हम एक जगह समेटें तो इन सब का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक जादुई बाजार या किसी फकीर के चमत्कार की कहानी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवीय स्वभाव के दो सबसे चरम सिरों, लालच और करुणा के बीच के टकराव की एक गहरी पड़ताल है। लाला धनीराम की कहानी ये चेतावनी देती है कि किसी का हक मारकर जमा किया गया धन
एक दिन आपके ही विनाश का कारण बनता है। और माधव की यात्रा ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि इंसान अपनी नैतिकता और ईमानदारी पर कायम रहता है तो कुदरत किसी न किसी रूप में, चाहे वो कोई फकीर हो या कोई जादुई अफसर, मदद के लिए रास्ते खोल ही देती है। मेहनत और निस्वार्थ सेवा ही वो असली जादू है जो स्थायी सफलता लाता है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ इस लंबी और गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य बिंदु सामने आता है। इंसान अक्सर सोचता है कि जो उसके पास है उसे अपनी मुट्ठी में कसकर बंद रखने से या छिपाकर रखने से सुरक्षा मिलेगी। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि मुश्किल समय के लिए चीजों को जमा किया जाए। लेकिन कहानी का वो पल याद है जब माधव अपनी आखिरी रोटी उस फकीर को सौंप देता है? हाँ, वो पूरी धारणा को पलट देता है। बिल्कुल। वो आखिरी रोटी देना कोई नुकसान या बेवकूफ़ी नहीं था। असल में वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े जादुई बाजार में किया गया एक निवेश था, एक इन्वेस्टमेंट। क्या बात है, बहुत सही कहा। दयालुता और करुणा का यही असली महत्व है। सच्ची संपत्ति वो नहीं है जो किसी लोहे की तिजोरी में कैद होकर सिर्फ धूल और राख बनने का इंतजार कर रही है। तो फिर असली संपत्ति क्या है? असली संपत्ति तो वो है जो खुले हाथों से दूसरों की भलाई के लिए प्रवाहित होती है। शायद असली जादू सिक्कों में या किसी मायावी बाजार में नहीं होता। वो उस नियत में होता है जो किसी अनजान का दर्द देखकर उसे अपना समझ ले। एकदम सही। ये सोचना सच में बहुत सुकून देता है कि दया का एक छोटा सा काम कैसे पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो सुनने वालों, जब भी कभी मदद करने का मौका सामने आए ना, तो उस आखिरी रोटी और उस जादुई निवेश के बारे में जरूर सोचिएगा।